हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक जो आपको वीडियो हमने भेजे हैं उसका आपने अध्ययन कर लिया होगा। तो लेसन नंबर 1 जिसका जो सोल्यूशन है यानी जो विलेन चैप्टर है उसका कंप्लीट वीडियो कई पार्ट में है, आपके पास पहुँच गया है। और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनका भी वीडियो हमने बना के भेज दिया है। और आप न्यूमेरिकल लगाइए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बताया भी था 2 ही 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको ज़रूर उसका स्टडी करना चाहिए, उसका अध्ययन जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो अब आज से शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 2, विद्युत रसायन। ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर आपके लिए हो सकता है ये चैप्टर। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस भी शिकायत करते हैं कि सर ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है, बहुत कठिन लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दें इसमें और आपको ये चैप्टर इजी लगने लगे। जो इसकी पूर्व तैयारी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर आपके लिए और पढ़ने की ज़रूरत है जिससे आप और अच्छा सीख सकें। ठीक ना। तो इस चैप्टर का अगर आपको अध्ययन करना है तो डेफिनेटली आप जो 11th क्लास का चैप्टर है आक्सीकरण और अपचयन, उसका आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो कहते हैं ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमको जो पिछला वाला है उसमें कुछ कमियां होती हैं और कुछ चीज़ों को आप लोग इग्नोर करके चलते हैं, जिससे कि आपको कंटेंट जो लिखा होता है, जो इसमें समझाया जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो उम्मीद करेंगे आपको कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। कोशिश हम करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझाएं इसको। ठीक है ना। और जो पूर्व तैयारी के लिए बात थी वो हमने आपको बता दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत रसायन, सीखते हैं क्या है चैप्टर। ठीक है। तो देखिए इसमें 2 वर्ड्स हैं, 2 शब्द हैं, हमने बताया भी था। जैसे विलेन पढ़ाया था तो विलेन की मीनिंग समझाई थी आपको, वैसे ही विद्युत रसायन में इस चैप्टर की मीनिंग क्या है, इस अध्याय की मीनिंग क्या है। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 वर्ड हैं, एक है विद्युत और दूसरा है रसायन। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो मीनिंग है इसका विद्युत और रसायन का, विद्युत का मीनिंग है विद्युत ऊर्जा से। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसका मीनिंग निकलता है। यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। और रसायन का जो मीनिंग निकलेगा वो रासायनिक ऊर्जा से है, रासायनिक ऊर्जा। ओके, ये हो गया, यानी केमिकल एनर्जी, और ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक ना। इन्हीं के बीच में आप एक साइन लगा लीजिए, इसको हम अंतर परिवर्तन कह सकते हैं। हालांकि ये इक्विलिब्रियम का निशान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से ऐसे कर दें। यानी आपको अब इस चैप्टर की डिफिनेशन नजर आने लगी है यहाँ पर कि हम इस चैप्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ना। तो पहले आपको डिफिनेशन हम सिखा दें, हालांकि डिफिनेशन कभी बहुत ही रेयर केसेस में पूछी जाती है एग्जाम में, फिर भी जानना जरूरी है आपके लिए, कहना आपको आना चाहिए। तो देखिए विद्युत रसायन की जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में क्या और रिलेशन है, क्या और संबंध है, उसका भी अध्ययन करते हैं। तो ऐसी शाखा को हम क्या नाम देंगे, विद्युत रसायन कहेंगे। ठीक है ना। तो बात मेरी क्लियर हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विद्युत रसायन की डेफिनेशन एक बार फिर से कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तथा उनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है। ओके। अब अगर और डिटेल में जाएं कि मतलब एक जैसे हमने ये परिभाषा बोली, जैसे ये आप पढ़ेंगे अपने बुक में तो फिर से एक क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये सब होगा कैसे। ठीक है ना। कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है। तो उसको समझना है। तो इसके लिए भाई ऐसे तो हो नहीं जाएगा। और हर एक सब्सटेंस, हर एक पदार्थ, जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, अगर इसको हम यहाँ पर मेज पर रख दें तो क्या इस तरह से कुछ काम करने से विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगेगा क्या, नहीं। इसको करने के लिए हमको एक कुछ डिवाइस चाहिए होगी, एक मतलब युक्ति चाहिए होगी, और जो उचित हो, यानी कुछ डेफिनेट, कुछ निश्चित रूप से कुछ सब्सटेंस होंगे, कुछ पदार्थ होंगे। ठीक ना। उनको किसी विशेष मेथड से कनेक्ट किया जाएगा, तभी ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम जिसमें करते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं, उसका नाम होता है सेल। क्या कहते हैं, सेल। ठीक ना। बायोलॉजी में भी आप सेल पढ़ते हैं, और
अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो आपको सेल का, हो सकता है आप मैथमेटिक्स के छात्र हों, फिर भी आपने इतना तो बायोलॉजी पढ़ी होगी कि सेल भी ये लगभग ऑलमोस्ट यही काम करती है कि अपने आप उसमें मटेरियल्स जाते हैं, वो भी एनर्जी का प्रोडक्शन करती है सेल भी। और जो हमारी ये सेल हैं, जैसे जो आप मोबाइल में देखते हैं, जो आपके इन्वर्टर से कनेक्ट है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो इन सभी में भी क्या है, कुछ सब्सटेंस ही भरे हुए हैं, उनको उचित तरीके से कनेक्ट किया गया है, एक दूसरे के संपर्क में लाया गया है, और तब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ये सबसे कॉमन चीज़ है जो आपने देखा होगा अपने आसपास। मोबाइल तो सभी के पास है, और मोबाइल में भी एक बैटरी, एक सेल लगी हुई है, ठीक ना। जब कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं और उसकी पावर बढ़ जाती है तो उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक ना। तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। तो शब्दों का, एक एक शब्द का मीनिंग आपको पता हो तो कंफ्यूजन नहीं होता है। तो बात क्लियर हो गई होगी, सेल और बैटरी हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक ना। इन्वर्टर में आप देखते होंगे कई सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, उनको एक प्लास्टिक के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, तो वो एक्चुअली में बैटरी है, ठीक ना। और जैसे आप रिमोट आपका होगा, तो रिमोट में मान लीजिए 2 सेल लग रही है, तो जब दोनों सेल एक सर्किट के माध्यम से कनेक्ट हो गई तो बैटरी बोला जाएगा, और उसमें से एक जो पीस है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा बैटरी और सेल का। तो चलिए फिर से लौटते हैं इस पर कि सेल क्या है। सेल का आपने इमेजिन कर लिया होगा चित्र, चूंकि देखा है और पढ़ते समय इमेजिन कर सकते हैं, तो सेल का इस चित्र आपके माइंड में आ गया होगा। तो ये सेल ही है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। ओके, अब चलिए सेल कितने टाइप की होती हैं। तो अगर देखा जाए तो सेल मेनली 2 टाइप की होंगी। एक को नाम देंगे हम विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरे को बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो चूंकि देखिए इसमें 2 तरह के कार्य हो रहे हैं, और ये हमारे पास 2 प्रोसेस हैं कि एक तो प्रोसेस है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा, विद्युत रासायनिक सेल। ओके, तो 2 प्रोसेस थे, 2 टाइप की सेल हो गई। अब विद्युत रासायनिक सेल और भी तरीके से होती है, लेकिन ये आपके टॉपिक में नहीं है, इस समय आपके सिलेबस से बाहर की स्थिति है, तो इसलिए हम इसको और डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी। तो विद्युत रासायनिक सेल आपको पढ़ना है और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में भी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है ना। तो सेल की डेफिनेशन क्लियर हो गई, सेल समझ में आ गया होगा कि सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है अगर इंग्लिश में बोले तो, ठीक ना। और जुगाड़ भी आप कह सकते हैं, शुरुआत में ऐसे ही बनाया गया था। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सेल की परिभाषा हो गई, ठीक है। सेल के टाइप्स आप समझ गए। अब इसमें से एक एक को पढ़ना है आपको कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है और विद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ओके, तो देखिए विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, इसको जानते हैं पहले। विद्युत रासायनिक सेल आपको पढ़ते रहना है और वीडियो को रोक रोक करके अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहने हैं। मैंने बहुत पहले बताया था, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया था, इसमें भी वही काम करना है। यानी हर एक चीज़ लिखनी नहीं है, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक ना। फिर वीडियो को पॉज करिए, जो आपको डेफिनेशंस वगैरह हम बताते चलते हैं उनको आप नोट्स में लिखते चलिए, ठीक ना। तो एक अच्छा सा नोट्स आपका तैयार होता रहेगा। यानी आप नोट्स में अपने विद्युत रसायन चैप्टर का मीनिंग यानी उसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद सेल की परिभाषा लिखनी है, सेल के प्रकार के बारे में उसी तरह से बना लेना चार्ट एक कि 2 टाइप की होती हैं, उसमें से पहला टाइप अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। क्या होता है ये, तो जो सबसे शुरुआती स्टेज थी उसमें जो सेल यूज की गई थी उन्हीं को हम बात करेंगे पहले, और आपको समझाएंगे कि सेल क्या होती है, विद्युत रासायनिक सेल।
तो एक इसको समझने के लिए देखिए ध्यान से, एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे वोल्टा, ठीक ना, वोल्टा नाम है उनके, नाम पर सेल को वोल्टीय सेल भी बोला जाता है। तो वोल्टा थे, उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम मेटल्स को यानी धातुओं को उनके लवण के विलयन में डुबा दें तो क्या होता है, कुछ ना कुछ फिनोमेना होता है। या तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, या फिर मेटल क्या करती है, अपने ऊपर आयनों को जमा कर लेती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की क्षमता है, ठीक है ना। ये दो फिनोमेना ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने देखिए इस तरह से सेल बनाई। सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वो जिंक और कॉपर मेटल को लेकर के सेल बनाई थी। तो वही आपको समझाते हैं। एक वेसल में, एक पात्र में, यानी इस सेल में जो है विद्युत रासायनिक सेल में बेसिकली दो चैम्बर होते हैं इस तरह से, ये चैम्बर हो गए, और इसमें एक मेटल, ये रॉड डाल दी गई, और ये रॉड किसकी थी, जिंक की मान लीजिए, ठीक ना। अगर इसमें हम कॉपर रॉड डाल दें, ये कॉपर रॉड हो गई, कॉपर की छड़, ओके। और इन छड़ों को किसमें डुबाया गया है, किसमें डिप किया गया है, ये जो सॉल्यूशन है ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में है। तो कॉपर सल्फेट को जो हम पानी में डिसॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो ये कॉपर सल्फेट विलयन में यानी पानी में जाके आयोनाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, Cu++ प्लस SO4 डबल माइनस। ये सब पानी में घुले रहेंगे, इनके सामने एक्वस आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये सब लिखा होता है। अगर हमसे कहीं छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, एक्वस ही है, सब जल में घुले हुए हैं, ओके। इसी तरह से जिंक को किस में डुबाया गया, जिंक सल्फेट के विलयन में, ZnSO4, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो समझ गए होंगे इसका भी वियोजन हो जाएगा, और ये वियोजित होकर क्या देगा, Zn++ प्लस SO4 डबल माइनस, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ओके। इस तरह से इनका वियोजन हो जाएगा जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का, जब आप उनका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर जिंक को हम जिंक सल्फेट के विलयन में, यानी आप देख रहे हैं ना कि जिंक है और ये जिंक सल्फेट में जिंक आयन प्रोड्यूस होंगे, तो जिंक मेटल और उसका आयन दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, कॉपर रॉड है, नहीं कॉपर मेटल है, और कॉपर सल्फेट को पानी में घोला तो कॉपर आयन जनरेट हो रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब कॉपर आयन और कॉपर ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, ओके। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, इस पर यह ऑब्जर्व किया गया कि ये वाली जो छड़ है जिंक वाली, ये इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इस विलयन के सापेक्ष कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित हो गई है, जबकि ये वाली पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ओके। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकला कि जिंक जो मेटल है, जिंक धातु है, उसमें से जिंक जो परमाणु थे वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में आ गए। कहाँ गए, विलयन में, और इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए छड़ भी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, ओके। यहाँ पर लेकिन उसका अपोजिट फिनोमेना हुआ। यहाँ पर जो कॉपर, ये पूरी कॉपर धातु है, और इसके जो परमाणु थे वो आयनित नहीं हुए कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करें और विलयन में आ जाए, नहीं, बल्कि इसका रिवर्स हुआ, इसका उल्टा हो गया कि जो ये कॉपर सल्फेट घुला है, उसके घुलने से जो कॉपर आयन मिला है वो सब इसी में होंगे, इस विलयन में। तो बदले में वो सब कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट हो गए, इस पर जमा हो गए। और चूंकि कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज है, धन चार्ज है, इसलिए इस पर सब पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब धन चार्ज आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो गई और ये छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो गई, ओके। ये फिनोमेना जब ऑब्जर्व किया गया तो फिर दिमाग लगाया गया, सोचा गया भाई ऐसा करते हैं, अगर इनको हम, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब मुक्त हो रहे हैं, इनको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करके अगर इनको हम फ्लो करवा दें, तो इसका मतलब आवेश, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता ही है, तो आवेश फ्लो होने लगेगा, अर्थात प्रवाहित होने लगेगा, इस सिरे से इस सिरे पर जाने लगेगा। और आप जानते हैं, फिजिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना।
तो आपने देखा कि अगर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक ना, ये कनेक्ट कर दिया गया इसको, और बीच में गैल्वेनोमीटर या अमीटर लगा देते हैं जिससे पता चल सके कि इसमें विद्युत धारा जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक ना, या वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा। तो इससे पता चल गया हमको यहाँ पर इस निडल के डिफ्लेक्शन से पता चला कि इसमें करंट फ्लो हुई। अब इस करंट को, ये जो आवेश का प्रवाह था यहाँ से होकर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनको आप पहले यहाँ आने से पहले इस अंदर अंदर दूसरी सर्किट से आप जोड़ दीजिए, बल्ब से जोड़ दीजिए, फैन से जोड़ दीजिए, तो ये वहां से होकर जाएंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, और जब उसमें विद्युत धारा चली जाएगी तो बल्ब जल उठेगा। इसका मतलब आपने रासायनिक ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में फिर प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, क्योंकि बल्ब चल रहा है। अगर फैन से कनेक्ट कर रखा है तो फैन चलने लगेगा। इसका मतलब आपने रासायनिक ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदला और विद्युत ऊर्जा से फैन को चलाया, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल दिया। इस तरह से हम अंतर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए होती, एक युक्ति चाहिए होती, जैसा ये है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से लौटते हैं इस टॉपिक पर अपने, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं और मूव करके यहाँ पर आएंगे, ठीक ना, और जब मूव करके इधर आएंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, और हो गया तो इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, विद्युत धारा बन गई, यानी विद्युत ऊर्जा जनरेट हो गई, उत्पन्न हो गई। तो विद्युत जब ऐसे आवेश प्रवाहित होने लगे तो वही तो विद्युत ऊर्जा है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा जनरेट हो गई। कैसे जनरेट हुई? यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर वो प्रवाहित हुए, इसलिए हुआ ऐसा। तो जो ये पोर्शन है जिसमें कि अपने आप जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, वो कौन सी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में आपको 10 रासायनिक अभिक्रिया नहीं जानना है, सिर्फ 2 रिएक्शन होती हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन, बस इन्हीं के बारे में सीखना है। तभी मैंने कहा था ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जहां पर आपको नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है इस इलेक्ट्रोड पर, इसको हम एक नाम भी देते हैं, वैसे तो इसको हमने जिंक राड कहा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत इस जिंक राड को या किसी भी मेटल राड को जो चालक का काम करेगी उसको हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये भी है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड और प्लस सॉल्यूशन, इस पूरे कंपार्टमेंट को हम आधा सेल मान सकते हैं और कह सकते हैं हाफ सेल। वैसे ये भी क्या हो गया? हाफ सेल, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई हो सबको। अभी हम बाद में इसकी बात करेंगे अलग से कि यहाँ पर क्या होता है, और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है। ओके, तो ये आपने सीख लिया कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर वास्तव में क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण की तो कई डेफिनेशन है, लेकिन उसमें से जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं कि किसी भी पदार्थ के द्वारा, कोई भी पदार्थ हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो ऑक्सीकरण है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो अपचयन है। बस इतना आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जिंक ने क्या किया? जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया अपना, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? Zn++ में। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक जिंक परमाणु। ये पूरी जिंक राड जो है, जैसे ये जिंक राड है, मान लीजिए यहाँ बना दें, ये जिंक राड है, तो ये जिंक परमाणुओं से मिलकर बनी होगी ना। ये जिंक परमाणु है इसको बनाने वाली, ठीक ना। ये छोड़ देते हैं थोड़ा सा, यहाँ बना देते हैं, और ये जिंक परमाणु है। तो जिंक परमाणु ऐसे तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे पड़े हैं, लेकिन जैसे ही इनको इस विलेन में डुबाया गया तो इनमें अपने आप ये प्रक्रिया हुई। अगर यही अपने आप ना हो तो शायद सेल काम नहीं करेगी, ठीक ना, तब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये फेनामेना अपने आप हो रहा है, इसका हमको लाभ उठाना है, यानी जो इसके मूलभूत लक्षण हैं या गुण हैं उसका हमने लाभ उठाया और सेल बन गई। तो देखिए ये एक एक एटम इसमें से ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ छोड़ देगा इस छड़ पर, और खुद आयन के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में विलेन में चला आ रहा है। ऐसे ये वाला भी चलाएगा, ऐसे ये भी चलाएगा, ये भी चलाएगा। तो आप देखेंगे समय के साथ, चूंकि इसके एक एक परमाणु विलेन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब समय के साथ ये वाली जो छड़ है, ये आप कह सकते हैं कि इसका जो मास है, इसका द्रव्यमान है, वो कम होता चला जाएगा। सरल शब्दों में आप कहें तो ये छड़ गलती चली जाएगी। हालांकि गलना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता सकता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा, छड़ ये पतली होती चली जाएगी। ये सारी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिक भी है, क्योंकि एक एक एटम इसका कहाँ जा रहा है? विलेन में जा रहा है, और क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ जा रहा है इस छड़ पर। तभी ये छड़ कैसी हो गई? विलेन के सापेक्ष ऋणावेशित हो चुकी है, ठीक है ना।
यानी इलेक्ट्रॉन पर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ये इलेक्ट्रॉन धातु से होते हुए यहाँ तार से इसको कनेक्ट किया गया वायर से, तो यहाँ से होते हुए बाहरी परिपथ से यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर से यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं धनावेश, और इसलिए एक खिंचाव बना रहता है इलेक्ट्रॉन का इस साइड में और इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित होते रहते हैं इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है, ठीक है ना। तो मेरी बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है। तो आप देख रहे हैं इस साइड से इस साइड में होगा। इस साइड को कहते क्या है, नाम लिख दिया जाएगा इनको। तो विद्युत रासायनिक सेल में हमेशा हम लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं उसको एनोड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एनोड। तो और ये हो गया कैथोड, ये कैथोड हो गया, जो कॉपर की छड़ है और ये विलेन है, पूरा हिस्सा ये मिल करके कैथोड का निर्माण कर रहे हैं। और आप इस छड़ को भी अकेले कैथोड मान सकते हैं, ऐसी कोई उसमें बहुत मेजर मिस्टेक नहीं है, ठीक ना। और वैसे ही ये आपका पूरा हिस्सा क्या है, एनोड है। एनोडिक कंपार्टमेंट कहा जा सकता है इसको, एनोडिक कक्ष कहा जा सकता है, ठीक ना। ये कैथोडिक कक्ष हो गया, क्योंकि ये इसको अगर पैक कर दिया तो ये कक्षीय बन जाएगा। तो ऐसे तमाम शब्द इसके लिए यूज किया सकते हैं। फिलहाल आपको इतना तो जरूर जानना है कि ये हिस्सा मेटल आपका क्या है, जिंक राड जो है आपकी वो एनोड है और ये कॉपर राड आपकी कैथोड है, ठीक ना। तो ये जिंक जो यहाँ पर हुआ क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, और यहाँ पर कॉपर क्या हुआ, अपचयित हुआ, क्योंकि कॉपर जो यहाँ जमा थे धनावेशित कॉपर, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये फेनोमेना किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जो यहाँ से आ रहे थे। हर एक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कॉपर में चेंज हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, अपचयन। तो इसका मतलब इस सिरे पर यानी इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हुआ और इस पर ऑक्सीकरण हुआ। अब ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। सेल हम कोई भी पढ़ाएं आपको, सेल आप कोई भी पढ़ रहे हो, हमेशा एनोड जो होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। आप माइंड में फिट कर लीजिए। अब चूंकि एनोड यहाँ पर साइन क्या दिया जाएगा, ये भी बात समझने वाली है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो देखिए इस सेल में स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ अपने आप, और उसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हुए। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, इसलिए ये पूरा छड़ ऋणावेशित होगी और इसका साइन, इसका चिन्ह जो दिया जाएगा वो नेगेटिव दिया जाएगा। तो एनोड का विद्युत रासायनिक सेल के लिए एनोड का चिन्ह कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, मतलब ऋण चिन्ह होगा। और कैथोड का जो साइन होगा वो होगा धन, ठीक है ना। तो कैथोड के लिए हम धन चार्ज का यानी प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो फिलहाल अभी इसमें इतनी बात आप जान लीजिए। आगे साइन चेंज होंगे, जो दूसरी सेल आपको पढ़ाएंगे विद्युत अपघटनी सेल, उसमें चिन्ह बदल जाएंगे, लेकिन प्रोसेस नहीं बदलेगा। यानी जो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनका नेचर चेंज नहीं होगा। अर्थात अगर आप दूसरी सेल भी पढ़ रहे होंगे तो एनोड है तो ऑक्सीकरण ही होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण ही होना हमेशा। कोई भी सेल, अभी बताया ना आपको कि हम कोई भी सेल पढ़ाएंगे, लेकिन जो एनोड लिख देंगे हम वहां पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर सदैव क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक ना। अगर सेल अपने यूजुअल अपने सामान्य तरीके से काम कर रही होगी, ठीक ना। तो अभी सामान्य वाला भी अर्थ आपको समझाएंगे कि कब ये चेंज भी हो सकता है। फिलहाल अभी ये सेल अपने आप काम कर रही, तो ये साइन है और इस पर हमेशा ऑक्सीकरण, इस पर हमेशा अपचयन। ये हमने दिखा भी दिया ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जो धातु है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, धातु का अपचयन भी हो रहा है, ठीक ना। तो और इसमें पूछा जाए प्रश्न आपसे, तो मतलब इस सेल को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। मैंने एक चीज बताई आपको भी। पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड का चिन्ह क्या होता है, तो आपको पता है नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, इसलिए ऐसा है, ये साइन दे दिया गया। कैथोड का चिन्ह क्या होता है, धन होता है। एनोड पर धातु का क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं एनोड पर धातु का ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर धातु का अपचयन होगा। ये कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि इसमें जो बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ मतलब इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला जो दूसरा वायर है, ठीक ना, तो उसमें जो तार है उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में किधर जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हो सकता है।
अब फिजिक्स का एक कन्वेंशन है, एक मानक मान लिया गया है कि मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट विद्युत धारा की दिशा होती है। तो बाई द वे अगर ये क्वेश्चन कभी हो जाए आपसे तो इतना ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है, तो विद्युत धारा की दिशा कैथोड से एनोड की ओर होगी। ठीक ना, ये अपनी जानकारी के लिए, बाकी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें फिर से लौटते हैं सेल की प्रोसेस पर। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने इतना सिखाया कि आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को यानी आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से विद्युत धारा उत्पन्न हो गई, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक ना, रासायनिक अपक्रिया हुई, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक ना, तो मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे ये हुआ कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जनरेट हुई। रासायनिक ऊर्जा का मतलब, भाई रासायनिक ऊर्जा से मतलब हमारा ये है कि यहाँ जो परमाणु हैं इनके बीच एक आकर्षण है जो कि एक ऊर्जा है। अब वो आकर्षण टूटेगा और ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच भी आकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और मुक्त होगा जब चूंकि स्वतः हो रहा है ये, तो जब ये विलयन में आएगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो उस दौरान जो रासायनिक ऊर्जा है वही समझिए मुक्त हो रही है। ठीक ना, और यही रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रही है, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो वो बदल जा रही है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हमको ये डिवाइस लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जैसे इस तरह से हमने कनेक्ट किया सेल को, दोनों इलेक्ट्रोडों को, वैसे इसमें थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन होने के बाद ये रुक गया, नीडल रुक गई। अगर डिजिटल है तो उसमें फिगर्स का आना बंद हो गया, यानी करंट जीरो हो गई। ठीक ना, यानी इसका जो पोटेंशियल था या जो विभव था वो शून्य हो गया। तो वही सोचा गया क्यों ऐसा हो जा रहा है। तो फिजिक्स का रूल है कि सर्किट जो हमारा होता है, पर्पस जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, इधर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, यहाँ गया, लेकिन इधर से कुछ आने की व्यवस्था नहीं है। तो कहने का मतलब फिजिक्स की नहीं, भौतिक विज्ञान की दृष्टि में ये परिपथ अपूर्ण है, और अपूर्ण है इसलिए इसमें लगातार विद्युत धारा का प्रवाह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इन दोनों विलयनों को कनेक्ट कर दिया गया, किससे जोड़ दिया गया, एक लवण ब्रिज के द्वारा। ये क्या लगा दिया गया, लवण सेतु। ठीक ना, अब लवण सेतु का भी अलग से बताएंगे आपको। तो अब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आप ये ना सोचिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर उसने अपचयन किया, फिर यहां से यहां जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन बस यहीं तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां नहीं आएगा, क्योंकि विलयन में आयंस हैं और आयंस ही मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लवण सेतु में किसका मूवमेंट होता है। तो लवण सेतु में ये आंतरिक परिपथ हो गया, इसको बाह्य परिपथ बोलते हैं, और ये कौन सा हो गया, आंतरिक परिपथ। ठीक है ना। तो आंतरिक परिपथ में आयंस मूव करेंगे, यानी धनायन और ऋणायन, लेकिन बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक तो जाएंगे बस, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन से आयंस मूव करेंगे। तो लवण सेतु का काम यही है कि ये आयंस को मूवमेंट के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है, स्थान देता है, इससे होकर के आयंस यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और इस पूरे सॉल्यूशन की विद्युत उदासीनता को बनाए रख सकते हैं। ये बना रहना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब जब लवण सेतु लगा दिया गया तो ये पूरा सेल अच्छे से काम करने लगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहे, आते रहे, इसमें डिफ्लेक्शन, इसमें जो विक्षेपण था वो हमेशा मिलता रहा। इसका मतलब करंट जनरेट हो रही है। ठीक ना। तो लवण से जैसे ही आप निकाल लेंगे, फिर से विभव इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये सेल काम करना बंद कर देंगे। तो लवण सेतु का ये महत्व है। अब लवण सेतु बनता कैसे है, क्या चीजें इसमें भरी होती हैं, ठीक है ना, उसको समझाते हैं। तो देखिए ध्यान से, लवण सेतु जो यहाँ पर है वो तो आपको दिख रहा होगा, एक यू ट्यूब होती है, एक यू के आकार की नली होती है। तो ये यू के आकार की नली है इस तरह से, और इसमें एक जेली जैसा सब्सटेंस, जेली जैसे आप लोग जेली देखे होंगे, जो बहुत गाढ़ा टाइप का होता है, गिरेगा नहीं, ऐसे लटका दिया जाए तो उसी में भरा रहेगा, गिरेगा नहीं। तो एक जेली टाइप का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर उसको यहाँ पर भर दिया जाता है, और उसी में लवण घुले होते हैं। जैसे
KCl, KNO3, ठीक ना। इस टाइप के लवण को इसमें घोला जाता है और लवण का सिलेक्शन, यानी कोई भी लवण आप नहीं भर सकते इसमें। ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसा लवण इस लवण सेत में भरा जाए कि जिसके धनायन और ऋणायन का जो ट्रांसपोर्टेशन अभिगमन दर है, यानी गति करने के जो दर है, सिंपल वर्ड्स में यही कह सकते हैं आप, दोनों लगभग समान हो। जिस स्पीड से, जिस रेट से ये धनायन गति करे उसी स्पीड से ऋणायन भी गति करे, ऐसे लवण का सिलेक्शन किया था, ऐसे लवण का चुनाव किया जाता है और उन्हीं को यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक ना, इस विलेन में। ओके, लवण ब्रिज में। अब यहाँ समझिए, जैसे विलेन से इस पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर आयन। ये कॉपर आयन जो है, देखो कॉपर सल्फेट हमने घोल रखा है, तो ये डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कॉपर आयन। तो कॉपर आयन डिपॉजिट होता रहेगा तो लगातार यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगी, धनायन की। तो धनायन की जब कमी हो जाएगी तो यहाँ से लवण ब्रिज से धनायन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। धनायन चूंकि कम पड़ रहे थे इसलिए धनायन यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक ना, और सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक ना। सल्फेट आयन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर धनायन कम हो गया, सारे के सारे यहाँ नेगेटिव हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा होगा उसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, जबकि इसमें कुछ कॉपर बचा भी होगा तब भी। इसलिए कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होना जारी रखे, उसके लिए यहाँ से धनायन इस विलेन में आ जाएंगे और यहाँ पर विद्युत उदासीनता बनी रह जाएगी। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ लगातार जिंक आयन, ये देखिए जिंक सल्फेट है यहाँ पर, कोई बात नहीं, जिंक प्लस प्लस पहले से मौजूद है, लेकिन जो ये हमारा मेटल है जिंक, उसमें से भी जिंक आयन आ रहे हैं इस विलेन में। तो यहाँ पर लगातार धनायन की वृद्धि होती जाएगी और जब धनायन वृद्धि हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो नहीं होगा। इसलिए इन धनायनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए लवण सेत में से जो ऋणायन है वो यहाँ आ जाएंगे, और ऋणायन जब यहाँ आ जाएंगे तो वो धनायन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पर जो जिंक आयन है ज़्यादा हो रहे हैं, तो मान लीजिए Cl माइनस आ गया, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक ना। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होंगे वो गति करते रहेंगे सही से, ठीक है ना। तो ये वर्क होता है लवण सेत का और उसमें भरे हुए आयनों का। तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा चलता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये सेल, मतलब जब यहाँ पर ऑक्सीकरण रुक जाएगा, यहाँ पर अपचयन रुक जाएगा, तब ये सेल काम करना बंद कर देगी। यानी आप तब तक इससे विद्युत धारा का उत्पादन कर सकते हैं जब तक कि इन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण की क्रिया चलती रहे, इस पर अपचयन की क्रिया चलती रहे, अर्थात यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहें, तभी तक ये होगा, ठीक ना। अभी इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाएंगे कि आखिर होता क्या है यहाँ पर, कि कब तक ये चलता रहेगा, ठीक ना। तो पहले इतना आप समझ लो, इतना समझ करके इस सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक ना। और इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया ये दिखानी है, इस पर अपचयन की क्रिया दिखानी है, क्या भरा है ये आपने लिख लिया। आप आयनन दिखाइए ना दिखाइए कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बता दिया था कि इस तरह से वियोजित हो जाते हैं ये, ठीक है ना। तो अब और डिटेल में आपको इसको समझना है कि आखिर यहाँ पर और क्या होता है, कैसे होता है और क्यों ये यहाँ पर एक विभव। इस इलेक्ट्रोड पर देखिए, थोड़ा सा हम बड़ा फिगर बनाएं, जिंक वाला समझाते हैं। अगर एक समझ लिया तो वैसे यहाँ भी होगा, तो हम इसी को समझाते हैं यहाँ पर बड़ा सा फिगर लेकर के। ये है जिंक इलेक्ट्रोड, यानी जिंक धातु की छड़ है और ये बनी हुई है जिंक परमाणुओं से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने आपको जा रहे हैं, सेल के बारे में आपको यहीं से अच्छी समझ विकसित होगी। और इसमें अब हम कोई इस तरह का डॉट नहीं लगाते हैं। आप मान लीजिए यहाँ तक क्या भरा हुआ है, जिंक सल्फेट का विलेन भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जिंक सल्फेट का इसमें विलेन भरा हुआ है और ये जिंक की राड है, और ये हमने जो गोल गोल दिखाए हैं बस यहाँ तक, ये पूरे आप दिखा सकते हैं। ये जिंक के परमाणु को मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि ये जिंक का परमाणु है, ठीक है ना। तो जैसे ही जिंक राड को जिंक सल्फेट के विलेन में डाला जाता है तो ये स्वतः अभिक्रिया होती है, अपने आप होती है, अपने आप हो रही है, इसलिए हम सेल का निर्माण कर पा रहे हैं, ना होती तो नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो जिंक सल्फेट जो होता है इसमें ये वियोजित हो गया, जिंक आयन यहाँ पर मौजूद होंगे। तो जिंक आयन को हम सिर्फ पॉजिटिव साइन से दिखा देते हैं, ऐसे ये जिंक आयन बना हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे ऐसे,
ठीक ना, ये दिखा दिया हमने। ओके, अब क्या होगा, जैसे आपने डाला इसमें से एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, नीचे आ गया, विलेन में आ गया। तो यहां पर इसको हम मिटा दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव चार्ज दिखाना भी है। परमाणु का मैंने यहाँ बनाया था, उधर सेल एक इलेक्ट्रोड बनाया था। देखिए यहाँ पर इसको हमने मिटा दिया। आप मान लीजिए कि सारे परमाणु हैं, ये पूरी छड़ जिंक परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो शुरुआत में होता क्या है कि जिंक परमाणुओं के जो बहुत सारे परमाणु हैं, उन परमाणुओं में तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके और विलयन में आने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो यहां पर सपोज करो कि शुरुआती में 10 जिंक परमाणु किसमें चेंज हो गए, जिंक प्लस प्लस आयन में, और कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। एक जिंक आयन अगर निकाल रहा है कितना, 10, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 10 कितना निकालेंगे, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो यहां पर मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन 20 नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 20 मान लीजिए इसको, ठीक है ना। अब हमने एक प्रोसेस आपको बताया कि जिंक के परमाणु यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन के रूप में विलेन में आ गए, लेकिन जो विलेन में पहले से मौजूद हैं वो इस पर डिपॉजिट भी तो होते हैं। ये दोनों फिनोमेना चलता है, दोनों घटनाएं साथ में चलती है कि इधर से जिंक परमाणु जिंक आयन के रूप में विलेन में आते हैं और जिंक आयन इस पर डिपॉजिट भी होते हैं, और जब डिपॉजिट होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर ये छड़ ऋणावेशित कैसे रह जाएगी कि भाई 10 आए 10 यहाँ डिपॉजिट हो गए, तो बात तो बराबर हो गई, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने बताया कि शुरुआत में आने की दर यानी ऑक्सीकृत होने की दर जो होती है वो तेज होती है। तो मान लीजिए 10 आए, लेकिन डिपॉजिट कितने हो पाए, डिपॉजिट हो पाए मान लीजिए इस पर डिपॉजिट जो हो गए वो 5 हो गए। तो 5 जिंक आयनों ने 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे रह गए। और वो 10 इलेक्ट्रॉन जब बचे रहेंगे तो ये करेंगे क्या, बाकी फिनोमेना चल रहा है कि परमाणु अपना आ रहा है यहाँ पर आयन के फॉर्म में, यहाँ से आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन आने की दर ज़्यादा है, डिपॉजिट होने की दर धीमी है, इसलिए ये छड़ आपको हमेशा ऋणावेशित दिखेगी। और जब ये ऋणावेशित दिखेगी तो विलेन में जो धन आयन है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे ना इसकी तरफ। तो एक लेयर, इलेक्ट्रिक लेयर बन जाएगी, डबल लेयर, एक तरफ ऋणावेश दूसरी तरफ धनावेश। तो जहां पर ये मेटल रॉड जो है वो इस सॉल्यूशन को यानी विलेन को टच कर रही है, यहाँ पर इस इंटरफेस पर अंतरपृष्ठ पर एक विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है। जहां कहीं चार्ज सेपरेशन होगा यानी आवेशों का पृथक्करण जहां होगा वहां विभव उत्पन्न होगा, एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, एक फोर्स जनरेट होगा। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, जो ये धन चार्ज और ऋण चार्ज के कारण ये जनरेट हो रहा है, इसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है तो नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो ये रीजन है इलेक्ट्रोड विभव के जनरेट होने का, और इसी विभव के कारण ये इलेक्ट्रॉन फिर बाद में फ्लो होंगे जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे। सेम फिनोमेना यहाँ होता है, अपोजिट वाला। यहाँ पर क्या होता है, जमा होने की दर ज्यादा होती है आयनों के, और कॉपर के इसमें आने की दर कम होती है, इसलिए ये धनावेशित हो जाता है विलेन के सापेक्ष, और यहाँ पर विलेन से ऋण आवेश इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ भी अंतरपृष्ठ पर, दोनों के अंतःपृष्ठ पर एक विभव उत्पन्न होगा, इसको भी हम इलेक्ट्रोड विभव नाम देंगे, ठीक ना। दोनों चीजें सेम है, बस अपोजिट होगा दोनों का, इसका साइन नेगेटिव इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर विभव जनरेट हुआ, और इसी विभव को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। और यहीं से आपका अगला क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है कि भाई सेल ये कब काम करना बंद करती है। तो वास्तव में देखा जाए कि जब इसमें से जिंक आयनों के आने की दर यानी ऑक्सीकृत होने की दर उस पर डिपॉजिट होने की दर के बराबर हो जाएगी, यानी जो जिंक आयन इस पर छड़ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं उन दोनों की दर जब सेम हो जाएगी, तो आप बताओ 2 जिंक परमाणु यहाँ आए, 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने मुक्त किया, 2 जिंक आयन इस पर डिपॉजिट हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो इस छड़ पर कोई नेट इलेक्ट्रॉन उत्पन्न ही नहीं होगा। अब तो जितने उत्पन्न हो रहे हैं उतने जिंक आयन उसको जाके कैप्चर कर ले रहे हैं, वो अपचयित हो जा रहे हैं। तो यहाँ इस छड़ पर कोई इलेक्ट्रॉन अब मुक्त नहीं होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो यहाँ से प्रवाह भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। आवेश का प्रवाह रुक जाएगा तो विद्युत धारा रुक जाएगी। ये पूरी मैकेनिज्म है। अगर इसमें टेक्निकल वर्ड देखा जाए तो कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा
कि जो ये जिंक आयन या धातु आयन ऑक्सीकृत होकर जो विलयन में आते हैं, इसको सोल्यूशन प्रेशर बोला जाता है, और जो आयंस इस पर डिपॉजिट होते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी बोलते हैं, और इसको एसपी बोलते हैं, सोल्यूशन प्रेशर। ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बाकी कोई आवश्यकता इनकी नहीं है। आपको फेनोमेना समझ में आ गया है तो, यानी ऑक्सीकृत होने की दर इसी क्षण पर जिंक आयनों के डिपॉजिट होने की दर से जब ज्यादा रहेगी, जब तक ज्यादा रहेगी तब तक ये सेल काम करती रहेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहेंगे और प्रवाहित होते रहेंगे। जैसे दोनों दर बराबर हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा और ये सेल काम करना बंद कर देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही नहीं होगा। तो यही है इसका पूरा प्रोसेस कि कब तक ये काम करेगी सेल, और जब सेल काम करना बंद कर देती तो बोलते हैं कि सेल अब किस में आ गई है, साम की अवस्था में आ गई है। ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरा मैकेनिज्म था किसका, विद्युत रासायनिक सेल का। अब इसी में आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास, तरह तरह की सेल आ रही हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों विलयन अलग अलग पात्र में रखे जाएं, एक ही पात्र में रख करके इनके पास तरह तरह की टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें लवण सेत को बहुत ही पतला कर दिया गया है। ठीक ना, एक ही चैम्बर में दोनों को एनोड भी होता है, उसी में कैथोड भी होता है, ऐसा भी बनाया जा चुका है। तो ये आगे की प्रगति है, आगे की जो डेवलपमेंट है वो है। शुरुआत में सेल का जनरेशन यानी सेल का जो निर्माण था वो इसी तरह से किया गया था। ठीक ना। और ये सेल मेनली जो जिंक और कॉपर की थी, ये मेनली फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, वोल्टा आपको बताया भी हमने कि उन्होंने बनाया था सबसे शुरुआती सेल। ठीक है। तो बेसिक जो कहते हैं क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो यही है। सब सेल में यही होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी कोई भी हो, लेकिन अगर एनोड है तो ऑक्सीकरण होगा, कैथोड है तो अपचयन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कैसी भी सेल हो। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पूरी जानकारी दी, आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड विभव की ही बात करी, क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रोड विभव का भी रहेगा। तो वो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा कि जब हम धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ इस विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु की सतह और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा लिखने के लिए, तो लिख डालिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आप लोग लिखेंगे वो हमने बता दिया था आपको कि पहले आप लिख डालिएगा विद्युत रसायन क्या होता है, वो जानना जरूरी है आपके लिए। फिर आप सेल लिखेंगे, सेल के टाइप्स में आ जाएंगे। सेल के टाइप्स में आपके कितने टाइप हो गए, 2 टाइप के। उसमें विद्युत रासायनिक सेल के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। ये गैल्वेनी सेल है, या इसी को आप वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। वोल्टा के नाम पर इसका नाम दे दिया गया था वोल्टीय सेल, तो वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल को आपने पूरा समझा, इसका फिगर आप बनाइए सारा, जैसे हमने मार्क किया है इस तरह से आप इसको लिखिए। यहाँ पर आप रिएक्शन भी लिख डालिएगा, तो ये सेल का आपका डिटेल में स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद अगली हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए ये आप फिगर चाहे बनाइए ना बनाइए, समझ लिया आपने तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप उसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन अभी हमने बताई थी कि जब एक धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है। कहाँ पर, बहुत डिटेल में पिछला उसमें बताया था। तो ये जो धातु की सतह जो इसको टच कर रही है वाटर को, इन सॉल्यूशन को, तो धातु और वाटर जहाँ टच कर रहे हैं वहां पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, एक तरफ ऋण आवेश एक तरफ धन आवेश, तो वहीं पर जनरेट होता है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा लिख लीजिएगा, तो आपका इतना नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। पता चल गया आपको कहाँ पर क्या होना है। ये सारी बातें चाहे शॉर्ट में आप लिखिए, चाहे थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, या यहीं पर आप नोट कर लीजिए। एनोड पर क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा, ऑलवेज रिडक्शन यानी अपचयन। तो बहुत सारी बातें इसमें जान जाएंगे। लवण शीत क्या होता है, लवण शीत में क्या क्या चीजें भरी होती हैं, उसमें कौन से आयन होते हैं, उनकी क्या खास बात होती है, लवण शीत को अगर हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सारी बातें आपको हमने समझा दी है। ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। तो अब आगे का जो टॉपिक होगा वो आपको अगले वीडियो में फिर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।